हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर विथ ट्रिक सीरीज में बुक्स एंड ऑथर। इसमें इसको हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को, लेकिन आज मैं पार्ट वन कवर करवाऊंगी। जिसे आप देखते होंगे स्पीडी में पूरे बुक में दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक लेफ्ट साइड राइट साइड। तो हम लेफ्ट वाले को करेंगे कर रहे हैं, और ये नया भी है तो हम इस साइड को करेंगे। वैसे इसका जो राइट साइड वाला है उसका बहुत सारा पार्ट, जो मतलब बहुत सारा बुक्स है, कवर हो गया होगा पिछले जो वीडियो हमने कवर किया था। तो आप बुक्स एंड ऑथर निकाल के देखेंगे तो उसमें भी इसका बहुत सारा पार्ट जो है कवर हो गया है। ठीक है, इसके कुछ हिस्सा बचे हुए हैं तो हम ओवरऑल इसको पूरा ही कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट वन में हम लेफ्ट साइड वाले करने वाले हैं, और ये बिल्कुल नया है। इसमें हम थोड़ा डिटेल भी देखेंगे, ट्रिक तो देखेंगे ही, और मैंने ट्रिक बनाने में बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छे से उसको रिलेट करने की। थोड़ी बहुत आपको लगे कि इसमें कुछ और बेहतर हो सकता था तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए बुक्स वगैरह का पिक्चर भी है तो इससे इमेज के थ्रू भी अच्छे से याद होगा, और थोड़ा डिटेल भी देख लेंगे। यील्डिंग जज, अनयील्डिंग का मतलब होता है जो अड़ियल होता है ना आदमी, जिद्दी, है ना। तो अनयील्डिंग जज, ये एक जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की कहानी है। ए एन ग्रोवर ने लिखा है। देखिए, अब इस वर्ड का मीनिंग पता है, अनयील्डिंग, जिद्दी, अड़ियल, है ना। तब तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि अनयील्डिंग मतलब क्या होता है, अड़ियल, है ना, या जिद्दी कहेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि आपको भी लाइफ में ग्रो करने के लिए, आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिद्दी तो बनना पड़ता है ना। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लेंगे। अगर नहीं पता है इसका मीनिंग तो कोई बात नहीं है। ग्रो करने के लिए जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह चलता है गवर्नमेंट का, है ना। तो उसमें छोटे छोटे काम ही सिखाए जाते हैं। आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का आइडिया नहीं दिया जाता है, नहीं सिखाया जाता है। मतलब वो समझते हैं कि भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसको कुछ सिखा दो कि जिन्हें खाने का एक तरीका मिल जाए उसको, है ना, जिन्हें खाने का एक साधन मिल जाए। तो अनयील्डिंग, मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको वेल्डिंग वगैरह सिखा दिया गया, तो आप वेल्डिंग वगैरह करके कितना ग्रो कर लेंगे लाइफ में, है ना। थोड़ा बहुत तो ग्रो जरूर कर लेंगे। तो ग्रो के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अगर इसका मीनिंग पता है तब भी आप ग्रो के साथ कर सकते हैं कि जो जिद्दी आदमी होता है वही अपनी लाइफ में ग्रो कर पाता है। और अनयील्डिंग, अनयील्डिंग या अनयील्डिंग, वेल्डिंग, वेल्डिंग वगैरह सीख लिया तब भी आप अपने लाइफ में थोड़ा बहुत तो ग्रो कर ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इजी हो जाएगा आपका। और घबराना नहीं है, जैसे 15-20 हम बुक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि 3-4 स्लाइड के बाद आपका जो मिलान करने वाला क्वेश्चन होता है ना, इस तरीके से आपका जो इंपॉर्टेंट है वो मिलान करके हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे, है ना। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन के बाद हम ऐसे करने वाले हैं, हर 15 क्वेश्चन के बाद या 20 क्वेश्चन के बाद। देखिए, जो दूसरा बुक है वो है आपका माय बिलव्ड, होगा यहाँ पे माय बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार का है। माय बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार का है। अमिताभ कुमार की माय बिलव्ड जो बुक है, बिहार के एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति यदुनाथ और जादू, जैसे कि यदुनाथ है तो जादू जादू उसको उनको कहता होगा लोग। तो जादू कुंवर और उनकी बेटी जुगनू की कहानी बताती है, क्योंकि वे तेजी से बदलते भारत में जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। मतलब ये दो बाप बेटे की कहानी है जो बिहार के छोटे गांव से है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें किसका क्या, बिहार का एग्जाम है तो थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अमिताभ कुमार। अब इस बुक को याद कैसे करेंगे कि इसके राइटर कौन है। माय बिलव्ड लाइफ, बिलव्ड, है ना। अब जैसे ही लव आता है आपको, मतलब हर बच्चे को अपनी अम्मी से प्यार होता है ना। सबसे पहले अपने अम्मी से प्यार होता है, उसके बाद ही दुनिया में कोई प्यारा होता है। आप बिलव्ड जो है इसको लव के साथ रिलेट करके अम्मी के साथ याद कर लेंगे, है ना। तो माय बिलव्ड लाइफ, हर किसी को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार अपनी अम्मी से होता है, मम्मी से होता है। लेकिन उसी मम्मी से भाई पिटाई भी पड़ती है। मम्मी आव देखती है ना, ताव देखती है, और बेलन उठाई बदमाशी करोगे तो चला के पिट देंगे। लेकिन भी सब, हर किसी को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा लव किससे होता है, अपनी अम्मी से होता है। ठीक है, किसकी कहानी है, तो एक बाप बेटे की कहानी है जो बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा जो बुक है स्पीकिंग विथ नेचर, राम गुहा का है, रामचंद्र गुहा का। देखिए, स्पीकिंग विथ नेचर हम इसको कैसे रिलेट करेंगे। जब राम जी वनवास गए थे, जब वनवास हुआ था तो उनको गुफा वगैरह में रहना पड़ा होगा, गुफा वगैरह में रहना नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे आपको रिलेट करना है। ठीक है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जो भी ट्रिक में मैं बताती हूँ उसको दूसरे तरीके से रिलेट करके भाई क्रिटिसाइज करने का काम मत कीजिएगा। ठीक है, बस ये एक मैं हिंट बता रही हूँ जिससे कि आपको आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, और सामने जो दिख रहा है वर्ड, इसको रिलेट करके आप आंसर कर लें, है ना। क्योंकि 4 ऑप्शन से ही आपको आंसर करना है, तो छोटा सा भी हिंट मिल जाता है तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। स्पीकिंग विथ नेचर, जब रामचंद्र जी वनवास गए थे, वन में थे, तो सीता जी के हरण के बाद
वो हर गुहा मतलब हर गुफा में जाके खोजे, नहीं मिली तो फिर आपने देखा होगा रामायण तो हर किसी ने देखा होगा, तो जाके वो पेड़-पौधे जो नेचर है उनसे पूछते हैं कि हे वृक्ष देवता, हे जंगल देवता, हे पशु-पक्षी बताओ कि मेरी सीता कहाँ है? कौन ले गया उसको? तो वो किससे बात करते हैं? नेचर से बात करते हैं। तो रामचंद्र जी स्पीकिंग विथ नेचर ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, बड़ी अच्छे से याद होगा। जब हम मिलान करने वाला क्वेश्चन के साथ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? एक बार रिवाइज भी करवा दूँगी। तो स्पीकिंग विथ नेचर जब रामचंद्र जी जंगल गए हुए थे तो हर गुहा, हर जंगल, हर गुफा में ढूँढने के बाद जब नहीं मिली तो वो नेचर से बात कर रहे थे। पेड़-पौधों से, पक्षी से बात करके पूछ रहे थे कि हे नेचर, हे वृक्ष देवता, हे पशु-पक्षी बताओ कि मेरी सीता को कौन लेके गया है? तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे, बड़ी आसानी से याद आ जाएगा। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे पेपर में, आपके दिमाग में ये स्टोरी क्लिक करेगा क्योंकि रामायण तो हर कोई किसी ने देखा है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्री राम चौलिया। इंडिया का क्लोजेस्ट जो ये बुक है भारत के विदेशी जो विदेश संबंध है उससे संबंधित जो जटिल दुनिया में मतलब विदेश नीति जो है ना इसका उसी से संबंधित रणनीति है ना। जो अपने सहयोगी हैं कंट्री उनके साथ कैसे मिलके ये रणनीति बनाता है, कैसे मतलब दुनिया में मतलब अन्य देशों के साथ कैसे वैश्विक संबंध है उससे संबंधित है। ठीक है, ये किसने लिखा है? तो रामचंद्र चौलिया ने लिखा है। अब देखिए फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया हो या आप हो, इंडिया भी अपना जो बेस्ट फ्रेंड होता है कंट्री के सेंस में, जो बेस्ट कंट्री उसके अच्छे होते हैं दोस्त, उनके साथ स्ट्रैटेजी बनाता है ना? तो स्ट्रैटेजी पार्टनर इंडिया का भी कौन होता है? उसके क्लोज़ेस्ट फ्रेंड होते हैं। जो उसके फ्रेंड होते हैं वही क्लोज़ेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर होते हैं। मतलब जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं बस उसके जो क्लोज़ेस्ट कंट्री होते हैं, नेबरिंग कंट्री होते हैं या फिर जो फ्रेंड होते हैं उसी को पता होता है। आप भी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो बस आपको पता होता है और आपके फ्रेंड को पता होता है। इस तरीके से हम रिलेट करेंगे, ठीक है? और आप देखेंगे कि राम जी भी मतलब बेस्ट जो स्ट्रैटेजी होता है हम अपने फ्रेंड के साथ बनाते हैं, इससे ये मतलब निकालना है। ठीक है? ये बुक है। आप देखेंगे अनयील्डिंग ये बुक देख रहे हैं यहाँ पे और माय बिलव्ड लाइफ का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर इंडिया भी अपने जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनके साथ मिलके स्ट्रैटेजी बनाता है ना? मतलब बेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर इंडिया का भी उसके फ्रेंड ही होते हैं और हम लोग भी अपनी लाइफ में यही करते हैं। आप देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी जब सीता का हरण हो गया था, तो इनके भी जो बेस्ट फ्रेंड थे ना, उन्हीं के साथ मिलके इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और फिर इनके पार्टनर बोले कि श्री राम चलिए, अब हम फ़तह करते हैं। अब थोड़ा क्या करते हैं श्रीलंका को लंका पे विजय हासिल करते हैं। चलिए लंका वालों को सिखाते हैं, ठीक है? तो रामचंद्र जी भी अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ स्ट्रेटजी बनाए, है ना? लंका को विजय करने के लिए, रावण का वध करने के लिए और इनके जो सुग्रीव थे क्या बोलते हैं, हनुमान जी थे, उन लोगों ने कहा मतलब स्ट्रेटजी बनाया, फिर कहा कि श्री राम चलिए अब थोड़ा लंका को देखते हैं हम कि कैसे रावण को हम पराजित नहीं करते हैं और सीता जी को कैसे लेके आते हैं। और उनके उनके फ्रेंड कितने बढ़िया थे स्ट्रेटजी बनाने से पहले आप देखेंगे कि हनुमान जी गए वहाँ पे, है ना? पूरे लंका का अनुमान लेके आ गए, अनुभव लेके आ गए कि कैसा है, मतलब उनके जो अंदर की जानकारी थी ना सारी निकाल के ला दिए। फिर आप एक जैसे रामायण में दिखाया गया है उसके हिसाब से देखें क्योंकि हमें याद करना है, हमें ओरिजिनल कहानी पे नहीं जाना है कि क्या सच है, क्या गलत है। देखेंगे कि सुग्रीव भी एक बार देख रहे हैं रावण को कि वो छत पे है ना? एक छत पे है तो और एक पहाड़ के टीले से दिख रहे हैं राम जी लक्ष्मण जी रहते हैं और वहाँ पे सुग्रीव रहते हैं, तो सुग्रीव से बर्दाश्त नहीं होता है, वो चले जाते हैं और उसके साथ बहुत उठा-पटक मतलब उसके साथ बड़ा कुश्ती हो जाता है ना? तो जाके एक तरीके से आप देखेंगे कि वो भी रावण की शक्ति का अनुमान लगा के आते हैं और हनुमान जी जाते हैं पूरे लंका के शक्ति का उस उन लोगों के मतलब उन लोगों का हेद-भेद लेके आते हैं। तो कितने बढ़िया उनके फ्रेंड थे ना? स्ट्रैटेजी बनाने में ये सब अनुभव काम आया होगा कि नहीं आया होगा? तो बस आपको ऐसे ही रिलेट करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। अनयील्डिंग जज मतलब जिद्दी या अड़ियल जो होता है, तो जो अड़ियल आदमी होगा, जो जिद्दी होगा वही अपनी लाइफ में ग्रो करेगा या फिर यील्डिंग बिल्डिंग ये यील्डिंग वेल्डिंग वेल्डिंग वगैरह का काम सीख लेंगे तो थोड़ा बहुत लाइफ में आप ग्रो कर ही जाएँगे, है जीने खाने का कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है? माय बिलव्ड लाइफ सबसे ज़्यादा लव अपने लाइफ में आदमी किससे करता है? अपनी अम्मी से करता है, लेकिन उसी अम्मी से बिना मतलब अम्मी जो है ना आव देखती हैं, ना ताव देखती हैं, जब बदमाशी करेंगे तो पिटाई भी खाएँगे, लेकिन फिर भी आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? अपनी अम्मी से करते हैं, मम्मी से करते हैं, ठीक है? जब रामचंद्र जी जंगल में थे,
सीता जी का हरण हो गया था, तो वो किससे बात कर रहे थे, किससे पूछ रहे थे? तो स्पीकिंग विथ नेचर, नेचर से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई तुम लोग तो साक्षी थे ना, तुम लोग तो देखे होगे ना कि सीता जी को कौन लेके गया है, तो इस तरीके से ये रिलेट करना है। और हम या इंडिया किसके साथ अपना स्ट्रेटजी बनाता है, तो क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारे भी फ्रेंड होते हैं और इंडिया का भी फ्रेंड होते हैं। और ये भी अपने फ्रेंड या फ्रेंड के साथ मिलके कहता है, चलो श्री राम चलिए, चलिए अब जरा फतह कर लेते हैं लंका को, ठीक है? तो इस तरीके से आप रिलेट कीजिएगा। 9 यार्ड सारीज प्रशांति राम का है। कैसे आप देखेंगे? देखिए, अब जैसे महिलाएँ जो होती हैं ना, कहते हैं कि इनको सजने-संवरने का मतलब कपड़ा-वपड़ा का बड़ा शौक होता है और जो पुरुष होते हैं जनरली आप देखेंगे मतलब ऐसा नहीं है बट हम ऐसा रिलेट करके देख लेते हैं कि बहुत लोगों को शौक नहीं होता है कि जो कपड़ा है ना वही पहन के चलेंगे, लेकिन महिलाएँ पहले सजेंगी उसके बाद ही बाहर निकलेंगी। तो मान लीजिए कि कोई महिला अड़ गई कि भाई साड़ी दिलाओ तो दिलाओ, क्या करेगा बेचारा पति? पति अगर शांति प्रिय है, शांति प्रिय इंसान है तो कहेगा हे राम, तो 1 तो छोड़ो मतलब 5 गज तो छोड़ो तुमको चलो 9 गज का दिला देते हैं साड़ी, है ना? तो 9 यार्ड साड़ी, 9 यार्ड साड़ी आपको याद रखना है। 9 को कैसे याद रखेंगे? नौवारी आपने सुना होगा, है ना? 9 गज की साड़ी होती है। महाराष्ट्र का है, पारंपरिक परिधान है ये। तो नौवारी आपने सुना होगा, तो नौवारी से आप रिलेट कर लीजिए कि बेचारा पति जो था शांति प्रिय था, तो बोला भई तुमको 5 गज का क्या कहने का, चलो तुमको 9 गज की साड़ी दिला देते हैं, उसको जो मन सो करके पहनते रहना, है ना? ये जैसे मन वैसे लपेटते रहना, उसमें गुलटते रहना। तो नौवारी से आप याद रखेंगे, है ना? 9 यार्ड साड़ी दिलाया था कौन? शांति चाहता था, तो बेचारा शांति के लिए क्या किया, चलो तुमको 9 वारी मतलब नौवारी दिला देते हैं, मतलब 9 यार्ड की साड़ी दिला देते हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिए विटनेस साक्षी मलिक। विटनेस मतलब क्या होता है? किसी घटना का साक्षी, है ना? किसी भी घटना का जो साक्षी होता है और साक्षी मलिक अपने पूरे रेसलिंग करियर के बारे में इसमें बताती हैं कि कैसे उतार-चढ़ाव आया, कैसे उन्होंने जो भी अचीव किया। मतलब अपनी हर अचीवमेंट के बारे में जो परेशानियाँ आई, उन सब के बारे में इसमें लिखा है। तो विटनेस मतलब साक्षी और इनके मतलब ये तो साक्षी मलिक हैं ही, है ना? तो साक्षी, साक्षी और इसी तरीके से आपको ये साक्षी-साक्षी मिल गया तो रिलेट हो गया कितना आसानी से, ठीक है? चलिए, ऑल ऑन द ग्रेट हाँ, यहाँ पे देखिए, एक काल्पनिक तमिल ब्राह्मण परिवार की एक ये कहानी है ना? चलिए, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो माउंटेन है, दुनिया के माउंटेन पे जो मैमल्स रहते हैं ना, उसके बारे में ही इसमें लिखा गया है एम के रंजीत सिंह ने। अब देखिए, जो माउंटेन पे चढ़ जाएगा, माउंटेन पे जीत हासिल कर लेगा, क्लाइंबिंग कर लेगा, चढ़ लेगा माउंटेन पे, वही तो वहाँ के मैमल्स के बारे में बताएगा। तो सबसे तो पहले माउंटेन मैमल्स को देखने के लिए, उनके बारे में जानकारी देने के लिए और पूरी दुनिया के जो माउंटेन है ना, उसके मैमल्स के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है? तो माउंटेन मैमल्स के बारे में तो वही लिखेगा, जो पहले जीत ले, पहले तो जीत लो, है ना? तो रंजीत सिंह ने लिखा है एम के रंजीत सिंह ने माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा है। इनके बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? यहाँ पे आजादी की नहीं। ये रतूड़ी साहब का एक है और गिर वाला एक है, ठीक है 75 माइंड हाँ, ये तो हो गया ना हमारा। चलिए, खाकी के स्थित प्रज्ञ खाकी के स्थित प्रज्ञ ये सच में एक ऑफिसर की कहानी है। एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है। उन्होंने जो 2 दशक तक अपनी एक पुलिस ऑफिसर रहते हुए जो काम किया है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो देखिए, जब खाकी ड्रेस आपके पास स्थित है या खाकी के साथ आपने प्रज्ञ यानी कि प्रतिज्ञा ले लिया है, शपथ ले लिया है कि हम इस देश की रक्षा करेंगे, इस राज्य की रक्षा करेंगे। तो जब खाकी ड्रेस जितने टाइम तक खाकी ड्रेस पहना होगा उन्होंने, तो उनको नील की ज़रूरत होगी क्या? जो नील हम डाल के व्हाइट कपड़े को ब्लू करते हैं, थोड़ा नीला करते हैं। तो खाकी जब पहन रहे हैं, तो खाकी का रंग नीला होता है क्या? नहीं, खाकी है तो फिर नील तो खत्म ही हो गया, ठीक है? और किसका लिखा हुआ है? अनिल रतूड़ी। इसमें इन्होंने पुलिस अधिकारी थे ये, है ना? अपने साढ़े 3 दशक के अनुभव के बारे में इसमें लिखा है, अपने याद को, अनुभव को, चुनौतियों को। बड़ा ही इमोशनल पल होता होगा। एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कितना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, आदमी कितना इमोशनल होता है। जब उस जॉब को छोड़ता है, कोई भी काम कर रहे हैं, जब आपको पता चले कि आज हमें छोड़ना है, आज के बाद हम इस पावर में नहीं रहेंगे, ये पावर नहीं होगा, तो कितना बुरा लगता होगा ना? ऐसे आपको ध्यान रखना है। खाकी जब खाकी ड्रेस आप भी पुलिस की तैयारी करते हैं, दारोगा की तैयारी करते हैं, तो आप भी जब खाकी ड्रेस पहनते हैं, तो आपको नील वगैरह से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है? अनिल, अनिल, ठीक है? अनिल रतूड़ी का है ये। नेक्स्ट है कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी का। ये जो आपका ये राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ये मोदी को अपनी पुस्तक इन्होंने दिया या एक प्रति उनको भेंट की। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और द गिर, गिर गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है ना, उसके उससे रिलेटेड जो भी उससे संबंधित जो भी
योजनाएं चलाई गई है उसके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है, उस पे प्रकाश डाला है। और किसको दिया है? पीएम मोदी को। तो ये मोदी जी भी तो गुजरात के हैं, तो गिर गुजरात आपको सब याद रहेगा, ठीक है। वैसे हम शब्द से रिलेट करते हैं जो सामने दिख रहा है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत मतलब हमारा दिमाग बहुत काम नहीं कर पाता है, तो जो दिख रहा है वो तो दिखेगा ना, जो लिखा है वो तो दिखेगा। तो इसी वजह से मैं हमेशा जो लिखा हुआ है उसके साथ रिलेट करती हूँ। आपको ध्यान रखना है कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर, जब कोई इंसान गिर जाए मल में मैला हो जाए कपड़ा, मल में गिरेगा, कचरा में गिरेगा, तो क्या हो जाएगा? मैला हो जाएगा। फिर कहेगा वाणी पानी, उसकी वाणी जो है ना सिर्फ कहेगी हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो, पानी वानी दिला दो। परिमल, जैसे ही आदमी मल में गिरेगा, मल में कचरा में गिरेगा, मल में मैला में गिर जाएगा, क्या होगा? उसकी वाणी जो है भगवान भगवान बचा लो। मान लीजिए कोई संडास में गिर गया, है ना, ये पैर पड़ गया, उस पे होता है ना गांव वगैरह में, ऐसे रोड पे जब आज भी लोग जाके बाहर ही फ्रेश होके आ जाते हैं। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब आदमी मैल पे गिर जाएगा, तो फिर क्या होगा? उसकी वाणी सिर्फ कहे हे राम, आता है ना जुबान पे ऐसे, जैसे आपके पैर के नीचे गंदा पड़ेगा तो कहेंगे हे राम। आपकी वाणी से सबसे पहले नाथ का नाम निकलता है, यानी कि भगवान का नाम निकलता है, हे राम, है ना? हे राम, भगवान का नाम निकलता है। बस इस तरीके से रिलेट कर लेंगे, हो जाएगा। सारी चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे यहीं पे, जो नेक्स्ट स्लाइड होगा उसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे याद हो रहा है या नहीं, यहीं पे कंफर्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट बुक है आपका भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह के है। भीम सिंह इसके राइटर हैं और राज्यसभा सांसद है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। सच में भारत के क्रांतिकारी जो है, उनमें से कई सारी ऐसे छोटे छोटे क्रांतिकारी हैं, या फिर कई उनसे जुड़ी कई छोटी छोटी कहानियां हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, तो उसी का ये कलेक्शन है, उसी के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। आजादी के 75 क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा पुस्तक संपूर्ण भारतवर्ष के सुने अनसुने कहा क्रांतिवीरों के जीवन चरित्र पर आधारित है। मतलब जो हमारे क्रांति से जुड़े हुए थे, कई ऐसे 75 क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा है, छोटी बहुत कहानी, छोटी बड़ी कहानियां हैं जिसके बारे में हम परिचित नहीं थे, ठीक है। तो वैसे क्रांतिकारियों के जीवन का परिचय है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्रांतिकारी देखते हैं तो आपके दिमाग में जो बड़े-बड़े नेता का पिक्चर आता है, नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, तो उसमें से कोई भी ऑप्शन दिख जाए आप बता देंगे। यहाँ पे आपको भीम देख के क्या आ रहा है? भीम राव अंबेडकर। भीम राव अंबेडकर नहीं आ रहे याद? अंबेडकर, है ना? तो जैसे ही क्रांतिकारी देखेंगे उसमें आपको एक क्रांतिकारी का नाम दिख जाएगा, तो भीमराव अंबेडकर ऐसे करके आपको रिलेट करना है, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट है आपका इंडिया एट द रेट 100 केवी सुब्रमण्यम। देखिए, अब इंडिया हम चाहते हैं कि हम अपने आजादी का 75 वर्ष मनाएं, ठीक है। हम चाहते हैं कि इंडिया एट द रेट 100 इंडिया अपना 100 साल मनाए, और ऐसे हम आशीर्वाद भी देते हैं ना किसी बच्चे को, जियो 100 साल, हजारों साल, है ना, जियो हजारों साल। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा इंडिया जो है अपना स्वतंत्रता का 100 साल पूरा करे, और बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट जो भी टारगेट हमने रखा है वो पूरा करे। तो हम अपने इंडिया के 100 साल पूरा होने पे क्या चाहते हैं? बस शुभ शुभ चाहते हैं कि सब शुभ शुभ हो, सब अच्छा हो, जो जो हमने टारगेट रखा है वो हमारा पूरा हो जाए। तो हम क्या कहते हैं भाई, इंडिया का भी जब 100वां बर्थडे आएगा तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? विश करते हैं, शुभ शुभ, है ना, शुभ शुभ बात बोलते हैं कि सब अच्छा हो हमारे इंडिया के साथ, ठीक है। पीयूष गोयल ने इंडिया एट द रेट 100 और विजन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर, ये पूरा नाम है इस बुक का, ठीक है। लॉन्च किया है किसने? पीयूष गोयल ने किया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अच्छा, ये लॉन्च आर्थिक विकास पर भारत के प्रवचन स्वतंत्र, मतलब आर्थिक विकास जो किया है भारत या उससे संबंधित जो आकांक्षाएं हम रखे हैं ना, उस से रिलेटेड इसमें बातें बताई गई है। तो इंडिया अपना 100 साल पूरा करे, इसका आर्थिक विकास हो, हर तरीके से जो भी हमने टारगेट सेट किया है वो अचीव करें, यही तो हम चाहेंगे ना, यही तो चाहेंगे, इंडिया का भला चाहेंगे। तो इंडिया के लिए हम शुभ शुभ चाहते हैं कि अपना 100वां वर्षगांठ जब मनाए तो हम अच्छे से मनाए, खुश होकर मनाए। चलिए, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, सुदीप्त सेनगुप्ता, पहले हम इसको याद कर लेते हैं। ये वैसे एक भूवैज्ञानिक और पर्वतारोही थे, ऐसे भी आपको पता चल रहा है, यहाँ देखिए पर्वतारोही थे, ठीक है। ये अपने जो उपलब्ध किए हैं, जो इनकी अचीवमेंट है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया है, तो पर्वतारोही हैं। अब देखिए पर्वतारोही, ब्रेकिंग रॉक्स, रॉक सुनते ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कहानी जो है किसी पर्वतारोही की होगी, ठीक है। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, जितने भी बैरियर थे उस मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग करने में, जितने भी बैरियर आए होंगे, उतार चढ़ाव आए होंगे, जितनी भी परेशानी आए होंगे, जितने भी रोड़ा आए होंगे, उन सबको ब्रेक करके उन्होंने फतह किया होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे रिलेट करना है कि आपके रास्ते में आप भी कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारी बैरियर आते हैं, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, मतलब ब्रेकिंग रॉक्स, तो आप भी क्या करते हैं? उस बैरियर को, उस बाधा को तोड़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स,
देखिए, छोटे-छोटे पत्थर भी आपके बैरियर का काम करेंगे या ठेस लग जाता है, हम चलते हैं तो पैर में चोट लग जाता है, जब सुदीप्त नहीं हो, मतलब सुंदर दीप नहीं हो, रोशनी नहीं हो, प्रॉपर रोशनी नहीं रहता है, तो छोटे-छोटे पत्थर भी हमारे रास्ते के लिए मुसीबत बन जाते हैं, है ना? तो ऐसे आपको रिलेट करना है। ब्रेकिंग रॉक्स मतलब पत्थर के जो छोटे-छोटे टुकड़े है ना, वो भी हमारे बैरियर का काम करते हैं जब प्रॉपर रोशनी नहीं हो, सुदीप्त, सुंदर दीप नहीं हो, मतलब जगह जो है दीप्यमान नहीं हो, प्रॉपर रोशनी नहीं हो, तो फिर वहाँ पे छोटे-छोटे पत्थर भी आपके बैरियर का काम करता है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर लेंगे। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी लिखे हैं। ये इनकी बेटी हैं, शाम अशोक चौधरी की बेटी है शांभवी चौधरी, है ना? तो दोनों बाप-बेटी मिल के लिखी हैं, नेता है ये, एमएलए हैं। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो बिहार के गांधी नीतीश कुमार कहे जाते हैं, इनके अनुसार और वैसे काम भी बहुत किया है इन्होंने, जैसे गांधी जी ने बहुत काम किया है इंडिया के लिए, उसी तरीके से आप देखेंगे कि नीतीश कुमार ने भी बहुत किया है। महिलाओं की स्थिति तो सच में बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सारे जैसे दारोगा वगैरह में या फिर बहुत सारे नौकरी में आप देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई है, महिलाओं की वहाँ पे संख्या आपको ज़्यादा दिखेगी। तो बिहार के गांधी किसको कहेंगे? नीतीश कुमार। ये बुक किसने लिखी है? तो अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। जैसे गांधी जी बहुत काम किए फिर भी उनको क्या मिला? दुःख ही तो मिला। उनको क्या गोली से उड़ा दिया हमने। तो इसी तरीके से अब आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की भी जो है, इनकी भी बुराई होती है कि भाई मेंटली ठीक नहीं है या ऐसे करके आपको रिलेट करना है, ठीक है? तो बिहार के गांधी कौन है? नीतीश कुमार और नीतीश कुमार को भी अब उन परेशानियों से झेलना पड़ रहा है। उनकी भी मतलब शोक गाथा गाई जा रही है, उनकी भी बुराई की जा रही है। या फिर ऐसे कर लें कि जो बिहार के गांधी बनना सब किसी हर किसी के लिए संभव नहीं था। कितने मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन बिहार का गांधी बनना बस किसके लिए संभव हो पाया? नीतीश कुमार के लिए। इतना काम ही किया है इन्होंने कि इन्हीं के लिए कहा जाता है कि बिहार के गांधी कौन है? नीतीश कुमार है। तो बिहार का गांधी बनना हर किसी के लिए संभव नहीं था। इतना काम नहीं कर पाता आदमी, इस तरीके से आप रिलेट कीजिएगा, ठीक है? तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार हैं, क्योंकि इन्होंने इतना काम करके दिखाया है कि इतना काम करना, इतना विकास करना भी संभव है। तो शांभवी चौधरी और अशोक चौधरी आप ऐसे रिलेट करेंगे इसको। कारगिल वॉर, द टर्निंग पॉइंट, मगोध, बसप्पा रविंद्रनाथ। इसको कैसे करेंगे? कारगिल वॉर, द टर्निंग पॉइंट। देखिए, कारगिल वॉर जो था हमारे लिए टर्निंग पॉइंट तो था ही। कुछ सेना हमारे मारे गए, है ना? कुछ सेना तो मारी गई, यानी कि माँ गोद, माँ के गोद में, माँ गोद यानी कि माँ के गोद में हमेशा-हमेशा के लिए सो गए। लेकिन वो हमारे कुछ हमारे टर्न होके भी आए सेना, मतलब फतह करके आए तो कुछ तो जिंदा भी आए, लेकिन कुछ हमेशा-हमेशा के लिए माँ के गोद में सो गए। कारगिल वॉर जो था द टर्निंग पॉइंट्स था हमारे लिए। इस तरीके से आप रिलेट करेंगे तो मगोद आपको शब्द ही दिख जाएगा माँ के गोद में। भई कारगिल युद्ध में कुछ सैनिक जो थे माँ के गोद में हमेशा-हमेशा के लिए सो गए। तो बस एक छोटा-सा आपको हिंट यहाँ पे मिल जाएगा। द बुक ऑफ कंपैशन, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। कथा दलाई लामा को जानते ही हैं आप, तिब्बत वाले, और जो कैलाश सत्यार्थी ये आपके क्या जीत चुके हैं, क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, है ना? उनके साथ मलाला यूसुफजई के साथ। तो द बुक ऑफ कंपैशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी का है। इसके बारे में इसमें इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है महामारी के बाद दुनिया परम पावन दलाई लामा और समाज सुधार जो समाज सुधारक हैं कैलाश सत्यार्थी, इनके इनमें करुणा पैदा हुई। जैसे महामारी जो कोरोना आया था, उसके बाद जैसे लोग मरने लगे, जैसे परेशानियां आई, उसको देख के भाई ये समाज सेवक हैं और ये धार्मिक लोग हैं, तो इनके मन में तो करुणा पैदा होगी ही। तो इसी के बारे में उन्होंने बताया है अपनी ईमानदार चिंता प्रमुख, मतलब अपनी अपने अनुभव के बारे में बताया है, उन्होंने क्या महसूस किया, क्या किया, उसके बारे में बताया है, ठीक है? तो द बुक ऑफ कंपैशन याद रखना है, दलाई लामा कैलाश सत्यार्थी का है और दलाई लामा का है, ठीक है? चलिए, अब आ गया आपका, यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा आपको। द अनयील्डिंग यानी कि जिद्दी, अड़ियल, जो अड़ियल जज होगा वही तो ग्रो करेगा अपनी लाइफ में। तो कहाँ दिख रहा है? या फिर जो अड़ियल इंसान होगा वही अपनी लाइफ में ग्रो कर पाता है ना? नहीं तो एक बार में आप अगर छोड़ दिए जिद, तब तो गए आप। ये दिख गया आपको? ए एन ग्रोवर। माय बिलव्ड लाइफ, माय बिलव्ड लाइफ, मैं भी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा लव किससे करती हूँ? अपनी मम्मी से करती हूँ। तो अम्मी आपको दिख जाएंगी, लेकिन अम्मी जो है जब गुस्सा होती हैं तो आप देखेंगी ना ताऊ और एक बिलन चला देंगी। फिर भी हम अपनी मम्मी से ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो कहाँ आपको दिख रहा है? अम्मी अम्मी कहीं दिख रही है? अम्मी दिख रही है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे टू हो जाएगा। चलिए, स्पीकिंग विद नेचर, स्पीकिंग विद नेचर से कौन बात कर रहा था? रामचंद्र जी। जब रामचंद्र गुहा है ना, इतिहासकार है, तो रामचंद्र गुहा याद आ रहा है कि नहीं कुछ? रामचंद्र गुहा, देखिए रामचंद्र चौलिया नहीं, रामचंद्र गुहा, इसलिए तो मैं गुहा को भी रिलेट करी, है ना? रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा आपको दिख रही है यहाँ पे,
ठीक है। फ्रेंड्स, इंडियाज़ क्लोज़ेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर, जैसे इंडिया अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ क्लोज़ स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाता है अपने फ्रेंड को, उसी तरीके से हम भी बनाते हैं। हमारा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर होता है, वो भी हमारा फ्रेंड ही होता है, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ठीक है? चलिए, तो फ्रेंड्स, इंडियाज़ क्लोज़ेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर, और इसी तरीके से पार्टनर अपने क्लोज़ फ्रेंड के स्ट्रैटेजी के साथ ही हमारे जो राम जी थे, वो लंका को जीते थे। ठीक है? सीता जी को वापस लेके आए थे लंका से। तो उनके जो राम जी के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, सुग्रीव, और क्या कहते हैं, सुग्रीव थे, और क्या बोलते हैं, हनुमान जी थे, और जो भी थे, उनके साथ इन्होंने बनाया स्ट्रेटजी, और फिर उन लोगों ने बोला, हनुमान जी वगैरह ने बोला कि श्री राम जी चलिए, चलिए अब मतलब तैयार है, हमारी स्ट्रेटजी पूरी हो गई है, उसके हिसाब से हम तैयार हैं, चलिए अब फतह करते हैं, है ना? इस तरीके से देखिए, चलिए श्री राम जी फतह करते हैं, हो गया। इंडियाज़ एट द रेट 100, मतलब इंडिया जब अपना 100वां वर्षगांठ मनाए, स्वतंत्रता का जन्म दिवस मनाए, तो क्या हो, इंडिया के लिए सब हम चाहते हैं कि शुभ-शुभ हो, सब अच्छा हो, है ना? इस बीच में कोई भी ऐसी बाधा ना आए। शुभ-शुभ कहाँ दिख रहा है? केवी सुब्रमण्यम के ना चाहिए भाई। कहना चाहिए कि जब इंडिया 100 100वां 100th बर्थ अपना मनाए, स्वतंत्रता दिवस मनाए, तो क्या हो, सब अच्छा हो उसके साथ। तो के ना मनाई भाई, हर कोई चाहे ना, ऐसे भोजपुरी में थोड़ा बना लीजिए। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, तो रॉक्स देखते आपको लग रहा है कि कुछ पहाड़-वहाड़ से संबंधित है ना? ये माउंटेनर के बारे में है। तो छोटे-छोटे रॉक भी जब दीप्त नहीं होता है, मतलब पूरी जगह जो है दीप्तिमान नहीं होती, और रॉक पहाड़ पे चढ़ने वाले के साथ भी तो ऐसे ही होता होगा। जब छोटे-छोटे पत्थर भी उनके लिए बैरियर का काम करते होंगे, क्योंकि सुदीप्त, सुंदर रोशनी तो वहाँ होगी नहीं, प्रॉपर रोशनी तो होगी नहीं, तो ऐसे भी रिलेट कर लेंगे। तो आपको सुदीप्त कहीं दिख रहा है? सुदीप्त सेन दिख रहे हैं आपको? ठीक है? बिहार के गांधी नीतीश कुमार बनना हर किसी के लिए संभव था क्या? नहीं था ना। बिहार का गांधी बनना हर किसी के लिए संभव था, नहीं था। तो आपको संभव कहीं दिख रहा है? संभव दिख रहा है चौधरी जी, ये तो रहे चौधरी जी, है ना? लेकिन उनके लिए भी हम भला बुरा कहते हैं, यानी कि उनको भी तो बुरा लगता होगा। ठीक, शोक से हम रिलेट कर लेंगे। यहाँ पे कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट तो था हमारे लिए, है ना? हार जाते तो फिर बेइज्जती हो जाती हमारी। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है कि कारगिल वॉर में गए तो कुछ सेना हमारी माँ की गोद में हमेशा, भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए, और कुछ टर्न हो गए। सारे अगर मारे जाते, मान लीजिए, ऐसा ना करें, कभी इंडिया के साथ ऐसा ना हो, अगर सारे मारे जाते तो हमारी बेइज्जती हो जाती ना, फिर इसी वजह से ये हमारे जो था, बड़ा अहम हमारे लिए युद्ध था। तो अब देखिए यहाँ पे ढूँढिए कहाँ है आपको, माँ का गोद, मगोध, मगोध, ठीक है? द बुक ऑफ कंपैशन, जो महामारी के टाइम में उनके मन में क्या विचार आया, जो लोग परेशान थे, त्राहिमाम कर रहे थे, उसको देख के जो इनके मन में विचार आया था, उसके बारे में लिखा है। कौन-कौन? दलाई लामा और एक कैलाश शतार्थी। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है मनोज बाजपेयी के बारे में ये है किताब, और द डेफिनेटिव बायोग्राफी है इनका, पीयूष पांडे ने लिखा है। पीयूष, कैसे इसको रिलेट करेंगे? ये मेरे से नहीं हो रहा था। ये मनोज बाजपेयी आपको दिख रहे हैं। नो, मनोज पीयू, ऐसे कर लेंगे। जो एक मनोज थे ना 12th फेल वाले, तो उनसे रिलेट कर लीजिए। अगर ये पीने, या फिर ये देखिए, ये मनोज अगर बाजपेयी भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो याद रखिएगा, मनोज बाजपेयी अगर खाने पीने लगते हैं, ये भी जैसे बॉलीवुड वाले रहते हैं, है ना? थोड़ा उन लोगों से इनका अलग ही नेचर है। तो ये भी अगर उसी रंग ढंग में घुल जाते, खाने पीने लगते, शराब वगैरह और क्या गलत गलत चीज वो खाते पीते हैं, तो अगर ये भी पीने खाने लगते, तो क्या ये एक साधारण सा आदमी इतना अचीव कर पाता? नहीं कर पाता ना। तो मनोज भी, अगर पीयूष अगर खाने पीने लगते, तो भाई ये अचीव नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आपको इसको रिलेट करना है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी की लेगेसी के बारे में तो पता ही है, और इनके लेगेसी के सामने मतलब इनके लेगेसी की वजह से कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम इसके राइटर हैं। पावर विद इन, मोदी की पावर के आगे कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इतना मजबूत प्रधानमंत्री है हमारे, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा हुआ, पावर विद इन द, हाँ, ये देखिए, पुस्तक पावर विद इन जो है, उनके सार्वजनिक जीवन के 50 वर्ष में तल्लीन कर दी है, और इस बात की पड़ताल करते हैं कि उन्होंने उद्देश्य, अच्छा, ये मोदी जी के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने जीवन के शुरुआत में जो उन्होंने पाना चाहा, जो भी अपना उद्देश्य रखा होगा कि मुझे ये करना है, उसको पाने में कैसे
जी तोड़ मेहनत की, कैसे लगे रहे और कैसे अचीव किया, ये बताता है कि जो जीवन की शुरुआत में जो उन्होंने अपने लिए टारगेट रखा था, जो-जो चीज़ अचीव करना था, उसको पाने में कैसे तल्लीन रहे, कैसे उसमें मगन रहे, कैसे उसमें मेहनत किया, इसके बारे में बताया है। तो सच में बिना मेहनत किए आदमी इस लेगेसी को पा सकता था क्या? नहीं। और प्रधानमंत्री इतने पावरफुल है, इनके लेगेसी के आगे या इनकी लीडरशिप के आगे कोई भी देश हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, तो बाल बांका, है ना? इसलिए तो इनके बारे में सब शुभ-शुभ बोलते हैं। चलो, हो गया? अच्छा, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कल्लोल भट्टा भट्ट बनर्जी होगा आई थिंक, है ना? देख लीजिएगा एक बार बुक में, वैसे करेक्ट कर दूंगी मैं, ठीक है? तो कल्लोल याद रखिए, कल्लोल इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, किसी बकलोल को दे देंगे बनाने के लिए, लो ही बकलोल बना दो, है ना? वहां पे कोई नहीं, जो फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए बने बैठेंगे, भाई वो पढ़े लिखे चालाक आदमी होंगे, इंसान होंगे, इंटेलिजेंट आदमी होगा। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कोई बकलोल नहीं बनाता है, बकलोल बनाएगा तो सारा ही बकलोली करके दिखा देगा। ठीक है? तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी बकलोली बनाता है, कोई चालाक बनाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फॉर्मर श्रीलंका प्रेसिडेंट, अच्छा ये गोटाबे जी का है। वो बताते हैं कि कैसे जो प्रेसिडेंट थे उनको पद से हटाने के लिए भू-राजनीतिक तनाव बना, मतलब कैसे आस-पास की जो कंट्री थी, स्पेशली वो चाइना को इस बात के लिए दोष देते हैं कि कैसे एक राजनीतिक माहौल बनाया गया, जिसकी वजह से उनको ये पद छोड़ना पड़ा था। तो द कॉन्स्पिरेसी, जब कॉन्स्पिरेसी होगा तो भाई 2 साइड हो जाएगा। कॉन्स्पिरेसी है, तो कोई लेफ्ट साइड जाएगा, कोई राइट साइड जाएगा। न्यूट्रल तो बहुत कम ही लोग रहते हैं। ऐसे करके आपको याद करना है कि द कॉन्स्पिरेसी, जब भी कोई कॉन्स्पिरेसी चलती है, तो कोई ना कोई एक पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। कोई ना कोई एक पक्ष लेना होगा। या बाएँ जाइए या दाएँ जाइए। एक पक्ष के साथ तो जाना ही पड़ेगा, है ना? तो राजपक्षे, गुट बाय राजपक्षे। ये देख लीजिएगा। क्यों हटना पड़ा, कैसे माहौल बनाया गया, वो बताया गया है इस बुक में इन्होंने बताया है, गोटबाया राजपक्षे ने। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, ये आजादी के अमृत महोत्सव में एक समंदर, अच्छा ये आई थिंक ये है, इस कहानी में बताया गया है कि आजादी के अमृत महोत्सव में एक से बढ़ के एक 75 नायाब कहानी का ये कलेक्शन है ना? एक समंदर बहुत सारे कहानियों का, छोटी-छोटी कहानियों का कलेक्शन है, तो एक समंदर मेरे अंदर है ही। संजीव जोशी, वैसे आप शब्द से रिलेट करना चाहें तो एक समंदर मेरे अंदर, भाई समंदर को भी ना, जब पृथ्वी के साथ, जब धरती के साथ, मतलब जो स्थल है, उसके साथ जब समुद्र का भी बहस होता होगा, है ना? जैसे हम लोग कैसे बराबरी करते हैं, है ना? बराबर की जो हम लोग कंपेयर करते हैं, तो वो भी समुद्र भी जब कंपेयर करता होगा स्थल से, तो कहते हैं भाई तुमको लगता है कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे में 100 जीव अनंत जीव रहते हैं, तो हम भी 100 जीव को समा के रखे हैं, मेरे अंदर भी 100 जीव है ना? तो समुद्र भी अपने जोश में कहता है भाई, एकदम जोश में कहता है कि भाई हम भी 100 जीव को, मतलब 100 जीव हमारे अंदर भी समाये हुए हैं। एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर, आप इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा, एक समंदर मेरे अंदर। या फिर समंदर के अंदर बड़ा-सा जीव है, डॉल्फिन। अब डॉल्फिन भी कहती है कि भाई एक समंदर ना, एक तो तुम ये समंदर देख रहे हो, एक मेरे पेट के अंदर आओ, फिर पता चलेगा तुमको कि कितना बड़ा समंदर है। तो एक समंदर मेरे अंदर संजीव, समुद्र के अंदर के जीव भी कहते हैं। ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिए, बस हो गया, है ना? चलो, एड फाइंड्स अ होम, एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट का है। देखिए, ये एड जो है ना, एक कुत्ता है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये देखिए, ये दिख रहा आपको? एड फाइंड्स होम, ये आलिया भट्ट ने लिखा है कि कैसे एक बेघर कुत्ता, ये एड कौन है? एड कौन है? कुत्ता है ना? तो एक बिना घर का कुत्ता, जैसे लवारिस कुत्ता होता है उस टाइप से, एक बेघर कुत्ता था, बेघर का कुत्ता था, उसको ये लेके आती है और कैसे उसको एक घर के जैसा मतलब इसको अच्छे से रखती है, तो उसको एक घर मिल जाता है ना? आलिया भट्ट, ठीक है? तो एड फाइंड्स अ होम, एड फाइंड्स अ होम, एड है कुत्ता, एड कौन है? कुत्ता है। मुझे लगा कि ये भी कुछ वो होगा, एड वगैरह, फिल्म वगैरह का जो है प्रचार वगैरह, उससे होगा, लेकिन नहीं, एड जो है एक कुत्ता है और वो कहता है कि वो बिना घर का था, मेरे से मिला तो उसको एक घर मिल गया। तो ये किसका है? आलिया भट्ट। आलिया, आलिया, आलिया अपना लिया, बेघर वाले कुत्ता को, बिना घर वाले कुत्ता वाइस कुत्ते को आलिया ने अपना लिया। आलिया, आलिया बुला लिया उसको, है ना? आलिया ने बुला लिया बिना घर वाले कुत्ता को, ठीक है? ये दिख रहा है आपको? कुत्ते को लेकर बैठी है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किलावाला। देखिए, ये इसमें बताती हैं कि कैसे वो 2 दशक तक, या 2 दशक से ज़्यादा आरबीआई के में काम करी, तो उसमें वो जब ये जॉइन की थी, तो ये संचार विभाग
जो था वो उसका विकास हो रहा था, वो आकार ले रहा था, उसका विकास हो रहा था। तो कैसे उस जर्नी को ये नज़दीक से देखी है कि कैसे-कैसे उसको आगे बढ़ाया गया है, कैसे-कैसे उसके लिए रणनीति बनाई गई है, जब ये आरबीआई जॉइन की थी, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है? तो जैसे आप देखेंगे आरबीआई जो है, हर बैंक के लिए वॉल का काम करता है। मतलब कभी बैंक को किसी भी बैंक को जब कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, देता है। मतलब बैंक जो है ना, कर्ज़ वग़ैरह लेना होता है तो किससे लेती है? आरबीआई से लेती है, बाकी बैंक। जैसे आप देखेंगे कि सीआरआर हर बैंक को एक सीआरआर हर बैंक जो है एक सीआरआर आरबीआई में जमा करते हैं मतलब कैश रिजर्व रेशियो हर बैंक को कैश रिजर्व रेशियो जमा करना होता है आरबीआई के पास है ना तो ये एक उसी पैसे की बदौलत तो ये इन लोगों के वॉल का काम करती है जब भी किसी बैंक को जरूरत होता है पैसे का तो ये दिया करती है ठीक है तो आरबीआई के पास पैसा आता कहाँ है तो हर बैंक जो है सीआरआर या फिर कई तरीके के ऐसे इनको पैसे जमा करने होते हैं जो आप पढ़ते हैं ना मतलब बैंक आरबीआई के पास हमें लगता है कि बाकी बैंक में तो हम पैसा जमा करते हैं तो उनके पास पैसा है आरबीआई के पास कहाँ है तो ये सारे बैंकों को रेगुलेट करती है इसी तरीके से क्योंकि उन लोगों सारे बैंक इसको कुछ पैसा देते हैं जैसे सीआरआर है ये पहले आप देखेंगे कि जब आरबीआई एक्ट 1949 आया था आरबीआई एक्ट 1949 जब आया था तो इसमें सीआरआर फिक्स किया गया था कि जो आरबीआई है 3% से लेके 15% तक कुछ भी फिक्स कर सकती है अपनी मर्जी से लेकिन 2007 में कर दिया गया कि 0% से लेके 15% में कुछ भी ये फिक्स कर सकती है तो हर बैंक को जो डिसाइड करेगी आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो उतना जमा करना है ठीक है तो वही पैसा जो है दूसरे बैंक जब कोई बैंक को जरूरत पड़ता है किसी भी मुसीबत में होता है बैंक तो आरबीआई से लिया करता है तो आरबीआई के पास पैसे का सोर्स जो होता है ना यही बैंक होते हैं ठीक है तो ऐसे करना है आपको फिल्ला तो हर बैंक को अल्प मात्रा में है ना अल्प पूरा नहीं लेकिन अल्प मात्रा में जैसे कि सीआरआर आपको बताया हमने कि 3 से 5% तक था अब 0 से 5% तक जो भी आरबीआई डिसाइड करेगी आरबीआई में रखना पड़ता है हर बैंक को तो हर बैंक अल्प मात्रा में आरबीआई के पास पैसा जमा करती है तभी वो उसके मुसीबत के टाइम में वॉल बन के खड़ा होता है किला बन के खड़ा होता है तो आप इस तरीके से इसको रिलेट करेंगे आपको याद हो जाएगा ठीक है और इस बुक में किस बारे में लिखा है आपको बता दी कि संचार विभाग जो है उस टाइम बड़ा मतलब विकास हो रहा था संचार विभाग का जब ये आरबीआई को ज्वाइन की थी तो अपने 2 दशक का जो काम था उसमें उन्होंने बहुत नजदीक से देखा इस चीज को उसके बारे में ही अपने अनुभव को लिखा है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये रविंद्र अश्विन का है अब देखिए जिसके पास जो स्ट्रीट पे रह रहा है हम ऐसे रिलेट करेंगे आर अश्विन का है वैसे तो आपको याद हो जाएगा और पूछेगा भी क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर के बुक आए उसमें उससे काफी सवाल पूछे गए तो आपको ध्यान रखना है कैसे रिलेट करेंगे स्ट्रीट स्ट्रीट जो आदमी के पास घर नहीं है स्ट्रीट पे रह रहा है ना स्ट्रीट पे रह रहा है कुट्टी में रह रहा है किसी कुटिया में रह रहा है उसको आशियाना मिल गया आश्विन आशियाना मिल गया तो आश्विन का बुक का नाम क्या है कुछ उसमें आपको आश्विन आशियाना तो आश्विन को आशियाना मिल गया स्ट्रीट पे रहते थे स्ट्रीट 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 पे रहते थे स्ट्रीट पे रहते थे फिर कुट्टी में रहने लगे फिर वहां से एक आशियाना मिल गया क्रिकेटर बड़े बन गए तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे तो रविचंद्रन आश्विन का ये याद हो जाएगा सोर्स कोड की बात करें तो ये माय बिगनिंग बिल गेट्स का है बिगनिंग बिल गेट्स सोर्स कोड बिगनिंग माय बिगनिंग्स बिल गेट्स का है ये बुक ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है इसको और होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड का होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड का देखिए अब ड्रीम के साथ जब तक अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी रस्सी से उसको बांध के नहीं रखेंगे जो भी आपने सपना देखा है अगर उसको गांठ बांध के नहीं रखा है आपने कहते हैं ना कि गांठ बांध के रख लो कि तुम्हें ये करना है दारोगा बनना है तो बनना है तो जब तक आप अपने ड्रीम को रस्सी से बांध के नहीं रखेंगे या फिर उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं होगा अटैचमेंट नहीं होगा अपने एम के साथ ड्रीम के साथ तब तक वो अचीव नहीं होता है ना क्योंकि ड्रीम को अचीव करने में काफी मेहनत करना पड़ता है तो ड्रीम जो भी आपने सपना देखा है उसको एकदम रस्सी से बांध के रखिए उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग होगा आप उसको अचीव कर लेंगे हाँ, चलिए इसके बाद मुझे लग रहा है कि एक हाँ प्रैक्टिस हो जाएगा फिर उसके बाद भी है अभी लग रहा है मुझे कि 15 30 एक और आपको मिलेगा 2 3 स्लाइड का क्वेश्चन 30 35 क्वेश्चन था 35 या 36 था यहाँ पे देखिए द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन का है शेन वॉटसन देखिए जो विनर होते हैं विनर का माइंडसेट कैसा होता है सबकी वॉट लगाने वाला जो विनर होता है विनर्स अपना माइंडसेट ही बना के आते हैं ये अच्छे क्रिकेटर थे ना तो जब भी मैदान में उतरते होंगे तो इनका माइंडसेट रहता होगा भाई जो वॉट लगा देंगे वॉट लगा देंगे बॉलर की है ना सामने वाली टीम की वॉट लगा देंगे तो विनर्स का माइंडसेट ही होता है सामने वाले को वॉट लगाने वाला वॉट लगा देंगे वो ऐसा माइंडसेट बना के आता है कि भाई हमको आज क्या करना है वॉट लगाना है
इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी और श्रथना बरुआ का लिखा हुआ है। देखिए बारूद वाला जमाना गया, अब हम न्यूक्लियर एनर्जी से खेलते हैं, है ना? बारूद बना के बड़ा बूम फोड़ लिए, लेकिन अब हम न्यूक्लियर एनर्जी से खेलते हैं। न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऐसे करके आपको रिलेट करना है, ठीक है? पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स जो है, इसमें जो भाभा वगैरह हैं, भाभा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम जी, इंदिरा गांधी और इन लोगों के बारे में छोटी छोटी कहानियां इसमें लिखी हुई है। भारत का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने तक का जो यात्रा है, कैसे कैसे कंप्लीट किया है और कैसे कैसे योगदान रहा है भाभा जी का, विक्रम साराभाई का, कलाम जी का, वो उनसे छोटी छोटी कहानियां उनके जीवन से संबंधित लिखी हुई है, ठीक है? तो इंडिया न्यूक्लियर पावर रखा है, मतलब परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा परमाणु बम रखा है। अब बारूद बारूद से डराने वाला टाइम गया, बरुआ दिख गया आपको। चलिए, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर, ये एस रमन, ये भी आरबीआई के, सॉरी एसबीआई के, ये एसबीआई के जो है आपके एमडी थे, ठीक है? एसबी एसबीआई एसबीआई के ये एमडी वगैरह बने। एक क्लर्क से लेके अपने एमडी बनने तक के सफर को के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम अपना सफर तय किए हैं। एक क्लर्क थे ये, क्लर्क थे, क्लर्क से एमडी बनने तक का, एमडी बनने तक के सफर के बारे में इन्होंने बताया। तो आप देखेंगे मन, इनका क्लर्क होंगे तो इनका मन तो नहीं लगता होगा, रे मन अब कुछ अच्छा कर ले ऐसा सोचते होंगे ना हमेशा। तो एक कॉर्नर में बैठ के जो बस काउंटर पे बैठ के पैसा लेना देना करता था, वो उस बैंक का या किसी बैंक का मैनेजर बन जाता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है। वहां तक के जर्नी को पूरा करने में कितना मेहनत लगा होगा, तो उसके बारे में ही इन्होंने लिखा है। तो फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर, एक कॉर्नर से लेके कार में बैठने तक, मतलब बड़ा कुछ अचीव करने तक की कहानी है। तो इसके लिए मन तो बनाना पड़ेगा। क्लर्क होंगे तो मन बनाए होंगे कि भाई मुझे भी ऐसे इतने बड़े पद पे जाना है, ठीक है? तो रे मन, क्लर्क बन के तो मन नहीं लग रहा होगा, तो कहे होंगे रे मन थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर ले, कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। एस रमन, एस रमन हो गया, ठीक है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रुदा, द आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए हम हमारे देश में आपको ऐसे रिलेट करना है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी क्यों लागू किया गया, डेमोक्रेसी हम क्यों चाहते थे? क्योंकि भाई डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, लेकिन अब इसका भी सेम सेम हो गया, छी छी हो गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसी घटनाएं घट रही है, जैसे बीपीएससी में आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों पे, जो बीपीएससी वाले बच्चे थे उन पे लाठी चलाई गई, है ना? वाटर कैनन से, मतलब 17 डिग्री उस दिन वो था, वाटर टेम्परेचर था, है ना? और उसमें ठंडा पानी बरसाया गया। तो मतलब ये डेमोक्रेसी का क्या हो गया, सेम सेम हो गया, छी छी हो गया, ऐसे करके आपको कर लेंगे। और जो हमारे पिता थे, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो नेता थे, जो स्वतंत्रता दिलाए, वो डेमोक्रेसी इसीलिए चाहते थे कि एक अच्छा देश बने, सबको यहाँ अधिकार मिलेगा। लेकिन सबको अधिकार कहाँ मिला? जो अधिकार मांग रहा है उसका तो पिटाई हो जा रहा है ना? उस पे पानी बरसाया जा रहा है। तो सेम सेम होगा कि नहीं? छी छी हो गया, ठीक है? जस्ट अ मर्सिनरी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव का है ये, डी सुब्बा राव का लिखा हुआ है। आर रमन्स ऑटोग्राफी, आर रमन्स कारशेट्टू, हाँ ये देख लीजिए, अध्यक्ष लेके प्रबंध निदेशक बनने तक का इनका कहानी दिया हुआ है, ठीक है? तो जस्टिस अ मर्सिनरी इसका नहीं बन रहा था, सुब्बा राव जी है ना, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं ये भी। चलिए अब मैच करके हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि, मतलब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा कहाँ तक आंसर सही हो पा रहे हैं। 9 यार्ड साड़ी, भाई जो पति शांति प्रिय होगा कहेगा कि तू 1-2 यार्ड नहीं, 9 यार्ड ले ले साड़ी, ठीक है? तो आपको कहीं दिख रहा है शांति, दिख रहा है शांति प्रिय पति, हो गया बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। विटनेस, विटनेस मतलब साक्षी, है ना? जो किसी घटना का साक्षी हो। साक्षी मलिक दिख रही है आपको? साक्षी मलिक दिख रही है आपको? 2 हो गया। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो माउंटेन फतह करेगा, माउंटेन को जीत लेगा, वही तो मैमल्स वगैरह देखे। माउंटेन का मैमल्स आप हम कैसे देखेंगे जब तक माउंटेन पे जाएंगे नहीं? तो भाई जीत हासिल किया होगा, माउंटेन पे चढ़ा होगा। कौन है भाई? जीत, जीत, जीत कहीं दिख रहा? जीतने, विनर होने तक, होने जैसा कुछ कहानी होगा तो यहाँ पे दिख रहा है आपको रंजीत सिंह, ठीक है? खाकी में स्थित प्रज्ञ, खाकी अगर वर्दी है, अगर आप पुलिस वाले ड्रेस बने तो आपको नील से क्या मतलब, है ना? अनिल, अनिल हो गया, नील तो चाहिए ही नहीं उसके लिए। तो कहाँ दिख रहा है आपको? अनिल दिख रहे हैं यहाँ पे? कौन से? चौथे नंबर के हो जाए, ये हम मिला देते हैं, नजदीक है। कॉल ऑन द गिर, गिर गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है उसके बारे में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री को एक इसका प्रति सुपुर्द किया गया, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉल गिरेंगे तो किसका नाम गए? हे भगवान, मल में गिर गए, परिमल। जैसे ही आप मल में गिरेंगे आप कहेंगे हे भगवान, आपके मुंह से, वाणी से क्या निकलेगा? हे भगवान बचा लो। कहाँ गिरा दिया हमको? कहाँ दिख रहा है आपको? भगवान भगवान कुछ दिख रहे हैं आपको? कुछ नाथवाणी परिमल दिख रहे हैं आपको? परिमल, परिमल, परिमल हो गया, ठीक है?
भारत के 75 महान क्रांतिकारी, अब 75 महान क्रांतिकारी में आपको कोई ना कोई ऐसा महान नाम दिख जाएगा, है ना? तो कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर शांति? ये हो गया परिमल, तो हो ही गए, ये कल्लोल, ये बकलोल। हमारा जो विदेश नीति होगा कोई बकलोल नहीं बनाएगा, ठीक है? पढ़ा लिखा बहुत इंटेलिजेंट आदमी बनाएगा, तो ये भी हम दिख रहा है आपको, मिल गया। कितनी आसानी से आप 10 में खोज रहे हैं, मतलब 7-8 तो यहाँ पे दिख ही रहा है, या 8 दिख रहा है। तो जब इतने में आंसर खोज रहे हैं तो 4 में भी खोज लेंगे, बस 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई चालाक आदमी बनाएगा, कोई बकलोल नहीं बनाएगा। तो फॉरेन पॉलिसी कहाँ दिख रहा है आपको? फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले बकलोल नहीं होंगे, है ना? चलिए, और यहाँ पे क्या है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी के लेगेसी और पावर के सामने हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये मोदी जी को हम कहाँ मिला देते हैं? यहाँ पे मिला देते हैं, है ना? मतलब 7वां नंबर हो गया। देखिए कितनी आसानी से कर लिया ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? और आप 2025 वाला जो प्लेलिस्ट है उसको जाके चेक कीजिएगा, आपको वहां से काम का वीडियो मिल जाएगा। स्वैलोइंग, आज या फिर कल सुबह तक फिर एक अपॉइंटमेंट वाला पार्ट 2 मैं दे दूंगी। स्वैलोइंग द सन, लक्ष्मी मुर्देश्वर। देखिए इसका ट्रिक नहीं बन पाया मेरे से, लेकिन याद रखना स्वैलोइंग द सन जो है, इसमें महाराष्ट्र के एक गांव की एक लड़की की कहानी है जो बड़ी जिद्दी रहती है, उसको पढ़ना है लिखना है। तो कैसे वो स्कूल जाती है तो उसको मतलब लड़कों से पंगा लेना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, और ऐसे करते करते वो अपनी जीत के आगे जीत जाती है, और उस गांव की पहली लड़की बनती है कॉलेज जाने वाली। तो महाराष्ट्र की ये कहानी है। स्वे स्वैलोइंग द सन, स्वैलोइंग द सन, लक्ष्मी मुर्देश्वर, इसीलिए कहा जाता है। ये लड़ाई कौन लड़ा? आप देखेंगे कि इस तरीके का कहानी आपको लड़कियों से संबंधित ही मिलेगा, कि इस गांव की पहली पढ़ी लिखी लड़की है, इस राज्य की पहली महिला है, ऐसे करके। पुरुष तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप स्टैटिक जीके में भी पढ़ते हैं कि पहला महिला, जैसे स्पीडी में देखते हैं कि पहली महिला, है ना? तो महिला जो है ना इतिहास रचती है भाई। महिला कुछ भी करे तो थोड़ा इतिहास बन जाता है। इस तरीके से आपको रिलेट करना है कि महिला इसलिए लक्ष्मी होती है ना? मुर्देश्वर, मर्द कुछ करते हैं तो ऐसा नहीं बनता, लेकिन लक्ष्मी करती है, मतलब महिला करती है, घर की लड़की करती है, औरत करती है, तो इतिहास बन जाता है। इस तरीके से आपको रिलेट करना है। चलिए, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पीएस श्रीधरन का है, और यहाँ पे हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये भी पीएस श्रीधरन का है। ये गोवा के गवर्नर रहे हुए हैं। यहाँ पे ये जो है इस बुक में ये बताते हैं वहां के बारे में, जो गोवा के राज्यपाल है ना? पीएस श्रीधरन पिल्लई, वहां के बारे में बताते हैं, वहां के सौंदर्य के बारे में, वहां जो विकास कार्य चल रहा है, मिशन चल रहा है, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो ये दोनों बुक आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, मेरे से ट्रिक नहीं बन रहा था। श्रीधरन, अच्छा देख लीजिए ऐसे हो जाएगा। पिल्लई है ना, टाइटल ही यूनिक है इनका। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, धरण। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, जैसे हम अपने संविधान में भी बात करते हैं कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अमेंडमेंट तो करेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो पिल्लर का काम कर रहा है, पिल्लर का काम, उसी पे पूरा संविधान जुड़ा हुआ है, उसी पे संविधान टिका हुआ है। या घर भी बनाते हैं तो आप घर का पिलर कैसे बनाते हैं? मजबूत बनाते हैं, ताकि उसी पे पूरा घर टिका हुआ है। तो पिलर मजबूत होना चाहिए जो पूरे बिल्डिंग को होल्ड करके रखा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक मतलब श्रीधरन, धरण, धर के, मतलब यही धर के पकड़ता है, इसी को पकड़ के पूरा जो है बिल्डिंग खड़ा होता है, मतलब नींव होता है एक तरह से। तो इसका धरण, धारण किए रहता है, जो जो भी स्ट्रक्चर है ना पूरे को धारण किए रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर से आप रिलेट कर लेंगे, ठीक है? या पिलर से, ठीक है? और हेवनली जो है ना, इसके बारे में, ये जो आइलैंड है ना, इसके बारे में, इसे इसके विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उससे संबंधित इन्होंने गवर्नर साहब ने लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पे गोवा दिख गया ना आपको, तो गोवा जो है, गोवा एकदम स्वर्ग जैसा लगेगा, हेवन जैसा लगेगा। तो वहां पे जो जाएंगे थोड़ा मस्ती करेंगे भाई, खाएंगे पिएंगे, है ना? गोवा वाले बीच पे और डांस वांस करते हैं ना, पीते उते हैं, खाते हैं। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है, ठीक है? गोवा वाले बीच पे जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्री ऑफ मामल्लपुरम, अश्विन प्रभु का है। सच में ये मामल्लपुरम के बारे में बताया हुआ है। वहां का जो, देखिए कि पहले के जो बुक होते थे, पहले के जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है, या फिर कई सारे आपने मंदिर पढ़ा होगा जिसमें कि एक ही स्टोन में वो मूर्ति बनाया हुआ है, एक ही स्टोन से, उसमें कोई दूसरा स्टोन नहीं जोड़ा हुआ है, या फिर कई सारे स्टोन को भी जोड़ के बनता है। तो आप स्टोन पे जो मूर्तियां बनी होती है, वैसे कई सारे आपने इतिहास में कहानियां पढ़ी होगी, ठीक है? तो मामल्लपुरम के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो आप देखेंगे कि भगवान की मूर्ति होती थी ना, प्रभु के साथ आप इसको रिलेट कर लेंगे। या मामल्लपुरम भी देखेंगे आप लोग, आप तो थोड़ा सा भगवान के साथ हम रिलेट कर लेंगे इसको, ठीक है? चलिए, या स्टोन को काट काट के किस क्या बनाया गया है, बहुत सारे भगवान का मूर्ति बनाया गया है बहुत सारे मंदिरों में, तो इस तरीके से भी रिलेट कर लेंगे आप। महास्वप्नी कुड्डू, पी विक्रम। देखिए यहाँ पे स्वप्नी दिख रहा, तो स्वप्न से आप रिलेट कर लीजिए, स्वप्न से।
स्वप्न जब हम देखते हैं तो उसका कोई क्रम नहीं होता है। आप देखेंगे कि रात में जब सोए हैं तो कहानी कहाँ से कहाँ चले जाता है, सपना में आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आप यहाँ हैं, है ना? आपके ननिहाल के कोई आ गए, आपका कोई बचपन का दोस्त मिल गया, आप कहाँ-कहाँ जी रहे हैं, कैसे-कैसे जी रहे हैं, कोई क्रम नहीं होता है। जैसे-जैसे आपकी ज़िंदगी में घटनाएँ घटी हैं ना, उसका कोई सीक्वेंस दिखता ही नहीं है। मतलब स्वप्न जो होता है ना बिना क्रम का होता है, उसमें जो क्रम चलता है ना उसका कोई लेना-देना होता है, वो एक-दूसरे से लिंक नहीं होता है। ठीक है? आप देखेंगे कि आप बड़े हो गए हैं और आपके जो दोस्त हैं, वो छोटे हैं। मतलब क्या ही रिलेशन, जब आपका दोस्त है तो आपकी उम्र का होना चाहिए। मतलब सपना में जो होता है, स्वप्न जो होता है ना, उसमें कोई क्रम नहीं होता है, कुछ भी आप देख लेंगे। तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे, तो महास्वप्न कुड्डू विक्रम, पी विक्रम का है। एन अन अनकॉमन लव, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। जो सुधा मूर्ति हैं, ये एक टेल्को में, जो टेल्को कंपनी है उसमें एक इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन की थी और वहीं पे ये मिलती हैं इनसे। इसी के बारे में यही पूरा कहानी लिखा हुआ है और इंफोसिस के स्थापना तक, मतलब वहां से मिलने, दोनों के मिलने से लेके इंफोसिस के स्थापना तक की जो जर्नी है, उतार चढ़ाव है जिंदगी का, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप देखिए, एन अनकॉमन लव। और एक टीवी चैनल पे या फिर किसी शो में उन्होंने बताया भी है कि जो नारायण मूर्ति साहब है बहुत कद्र करते हैं, खाना वगैरह भी बनाते हैं उनके लिए, बहुत कद्र करते हैं। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे कि एन अनकॉमन लव था, अनकॉमन लव था। द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति आप देखते समझ जाएंगे। और मूर्ति चित्र के साथ आप रिलेट कर लेंगे, है ना? भगवान की मूर्ति होती है या फिर घर में हम कैलेंडर रखते हैं तो उसका उनका चित्र होता है, बस ऐसे। भारत से ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए प्रेरणा, जया जेटली लिखी है। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा, ये देखिए जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं, ये अपनी जर्नी के बारे में लिखते हैं, जो 4 स्टार्स है, ऐसे करके इनका बुक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो ये स्टार इनके कंधे पे लगा है, वो पूरा अनुभव अपना बताते हैं। तो कौन है? नरवाने साहब है ना? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ध्यान रखिएगा, ये किसका है? नरवाने साहब का है। और एक संस्कृति के आयाम आपको दिखेगा, संस्कृति के आयाम, संस्कृति सभ्यता के बारे में मनोरम बातें लिखी हुई है, उसके बीच में कैसे संबंध होता है, क्या होता है, वो सारा संस्कृति सभ्यता के बारे में इसमें बताया गया है। तो संस्कृति के आयाम मनोरम होते हैं। आपको, हर किसी को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से प्रेम होता है कि नहीं? जैसे आप कहते हैं ना कि हम अपनी भाषा को नहीं छोड़ेंगे, है ना? भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी बोलेंगे, क्या शर्म है भोजपुरी बोलने में? तो हर कोई अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचा के रखता है, मनोरम लगता है उसको, अच्छा लगता है। ठीक है? मनमोहक होता है, मनोरम होता है, ऐसे करके हर किसी को अपना संस्कृति जो है मनोरम लगता है, अच्छा लगता है। गांधी, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। इसमें गांधी जी जो अपनी लाइफ के सबसे बड़े आजादी के लिए जो आंदोलन वगैरह किया, तो उसमें जो 3 सबसे बड़े आंदोलन हैं, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, गांधी अ लाइफ ऑफ द कैंपेन्स, जो 3 बड़े आंदोलन किए अपनी लाइफ में आजादी के लिए, उसके बारे में ही इसमें लिखा हुआ है। आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? गांधी को भी हम इतिहास में पढ़ते हैं और अकबर को भी। जैसे आप मेडाइवल हिस्ट्री में आप देखेंगे, मेडिएवल हिस्ट्री में अकबर का जो कार्यकाल है वो कितना बड़ा है और अकबर को कितना हम चाव से पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी था, मतलब कितना उसमें इंपॉर्टेंस देते हैं कि अकबर से ज्यादा सवाल आएगा, इनका कार्यकाल भी अच्छा है, बहुत सारा काम भी किया है। वैसे आप देखेंगे कि स्वतंत्रता की लड़ाई जब हम देखते हैं, स्वतंत्रता मतलब आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो उसमें गांधी का ऐसा ही रोल है। जितना लंबा आपको मेडाइवल हिस्ट्री में अकबर दिखेंगे, वैसे ही आपको गांधी दिखेंगे मॉडर्न में। इस तरीके से आप गांधी अकबर को रिलेट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। देखिए, अब हो गया आपका ये मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉन्स्पिरेसी, जब भी कॉन्स्पिरेसी होगा, है ना, कोई भी मुद्दा हो गया, कोई भी समस्या हो गया, कोई भी झगड़ा हो गया, तो आपको एक पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। तो ये श्रीलंका के पक्षी साहब है। राजपक्षी कहीं दिख रहे आपको? कहाँ दिख रहे भाई? गुड बाय पक्षी। हो गया। एक समंदर मेरे अंदर, भाई जब पृथ्वी कहता कि मेरे अंदर तो बहुत सारे जीव रहते हैं, तो समुद्र भी कहता है ना कि मेरे अंदर भी बहुत सारे समुद्र, मेरे अंदर भी बहुत सारे वो रहते हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारे जीव रहते हैं। कौन लिखा है? ये संजीव जोशी लिखे हैं, जोशी, है ना? एक समंदर मेरे अंदर। और हम ऐसे भी रिलेट किए थे कि जैसे समुद्र के अंदर भी जो बड़े बड़े जीव होते हैं, उनको लगता है कि भाई एक समंदर तो मेरे अंदर भी है। थोड़ा आप देखेंगे, आप आजकल शॉर्ट्स में तो बहुत सारे दिखने को मिलते हैं, मछली वगैरह, है ना, डॉल्फिन वगैरह, और भी बड़ी बड़ी शार्क वगैरह देखने को मिलती है। तो सच में उसके अंदर जाएंगे अगर, देखेंगे एक समंदर तो यही है। एक समंदर मेरे अंदर, जो जीव जंतु हैं वहां के, उनको लगता है कि भाई
एक समंदर में हम हैं और हमारे अंदर भी एक समंदर है। एक समंदर मेरे अंदर किसका है? जोशी-वोशी करके कुछ है, आपको दिख रहा है कहीं? संजीव जोशी। जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे ना, आप बड़ी आसानी से आंसर कर लेंगे संजीव जोशी। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। क्या होगा? कैंपेन किए थे। तो जैसे गांधी हैं वैसे आपको अकबर, एमजे अकबर दिख जाएँगे। स्वैलोइंग द सन, ये महाराष्ट्र की लड़की का कहानी है जो अपने ज़िद की वजह से, अपने दृढ़ संकल्प की वजह से उस गाँव की पहली कॉलेज जाने वाली लड़की बनी थी। तो ये कौन हो जाएगा? लक्ष्मी। इसीलिए तो महिलाओं को लक्ष्मी कहा जाता है और ये मुर्दे मुर्दे नहीं मर्द, है ना? ऐसे करके आपको रिलेट करना है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, गोवा के गवर्नर साहब ने बताया कि भाई ये एकदम हेवन है, आइए प्रमोट कर रहे हैं, है ना? वहाँ के जो मिशन वगैरह चल रहा है वहाँ के विकास के लिए, उसके बारे में लिखा है। तो कौन है ये? और वहाँ जाएँगे आप गोवा में, तो गोवा वाले बीच पे खाएँगे, पिएँगे, भाई ड्रिंक व्रिंक करेंगे ऐसे करके। महास्वप्न कुड्डू, जो स्वप्न होता है, बड़े-बड़े सपने आप देख लेंगे, है ना? लेकिन उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, कोई क्रम नहीं होता है। तो विक्रम, पी विक्रम ने लिखा है। पी विक्रम ने लिखा है। एन अनकॉमन लव किसके बीच में था? हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन? मूर्ति और सुधा। और लिखा कौन था? तो कुछ चित्रा करके, मूर्ति इनका टाइटल है, यूनिक टाइटल है, तो यहाँ पे चित्रा दिख जाएँगी आपको। चित्रा दिख रही है? चित्रा दिख गई ना? चित्रा देखिए। अच्छा, मनोरम मिश्रा, मनोरम, संस्कृति वाला था ना कुछ? संस्कृति हर किसी को अपनी संस्कृति कैसी लगती है? मनोरम लगती है, तो देखिए सब मिल गया। बस पार्ट 2 भी तैयार है, आप देख लेंगे यहाँ से, है ना? पार्ट 2 भी तैयार है, बस इसका रिकॉर्ड करके मैं दे दूँगी। तो ये कैसा लगा क्लास आप ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से स्पीडी को कवर कराऊँगी और लुसेंट वाला जो प्लेलिस्ट है ना, मैं देखूँगी यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। बहुत सारे पिंक बॉक्स जो हैं लुसेंट के, वो हमने कवर किया है। बड़ी आसानी से आप उसको रट सकते हैं, रट नहीं, याद कर सकते हैं। आप एक बार जाके उसको भी देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। आज या कल फिर एक आपको वीडियो मिल जाएगा।